नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयदीप द्विवेदी। लिसियम जीएस बोर्ड में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की दृष्टि से मेरे द्वारा जीके और जीएस की प्रैक्टिस क्लास की सीरीज चलाई जा रही है। सामान्य ज्ञान का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। यदि अब तक आप इस सीरीज के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सीरीज के साथ जल्द से जल्द जुड़ें। सामान्य ज्ञान की आज की जो ये प्रैक्टिस क्लास है, ये प्रैक्टिस क्लास की 7वीं क्लास है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां द्वारा बजाने वाला वाद है। ऑप्शन है सारंगी, वायलिन, मृदंग और संतूर। इसका सही आंसर होगा सारंगी। उस्ताद बिंदा खां एक प्रसिद्ध सारंगी वादक रहे हैं। इसके अलावा पंडित रामनारायण जी, आशिक अली खां, शावरी खां, संतोष मिश्रा और ध्रुव घोष भी प्रमुख सारंगी वादक है। अगला सवाल है, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। ऑप्शन है स्थिति का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत, व्यक्तिगत गुणों व स्थिति का सिद्धांत तथा आनुवांशिक सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा बहुकारक का सिद्धांत। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री रहे थे थर्स्टन और इन्होंने ही बहुकारक के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत नेतृत्व के लिए एक कारक नहीं बल्कि एक से अधिक व अनेकों कारक उत्तरदायी होते हैं। इसके माध्यम से एक नेतृत्वकर्ता कुशलतापूर्वक संचालन व नेतृत्व करता है। तो इसका सही आंसर होगा बहुकारक का सिद्धांत। अगला सवाल है, भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। ऑप्शन है ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और लुधियाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका सही आंसर होगा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का ऐसा पहला निर्माणाधीन हवाई अड्डा है जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा तथा इसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में यह हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। यह हवाई अड्डा दुनिया का चौथा और एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। इस नए एयरपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश भारत में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बन जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है। ऑप्शन है जनरल, एयर चीफ मार्शल, एडमिरल और उप लेफ्टिनेंट। इसका सही आंसर होगा एडमिरल। एडमिरल भारतीय नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। यह रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे मुख्यतः 3 कमानों में बांटा गया है, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। इस कमान का अधिकारी वाइस एडमिरल होता है। तो इसका सही आंसर होगा एडमिरल। अगला सवाल है, 15 से 17 दिसंबर 2021 के मध्य किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति अब्दुल रहीम के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजकीय यात्रा की। ऑप्शन है पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल। इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत से पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है। पहला, रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना। दूसरा, भू राजस्व में 50% की कमी करना। तीसरा, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। ऑप्शन है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 1, 2, 3। इसका सही आंसर होगा 2 और 3। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 में हुआ था। इसके प्रारंभ करने से पूर्व महात्मा गांधी ने सरकार से एक बार फिर समझौता करने का प्रयास किया। गांधी जी ने यंग इंडिया में, जो कि उनका एक पत्रिका हुआ करता था, इसमें एक लेख प्रकाशित किया था और सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी थी और इस मांगों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 2030 तक का समय दिया था। इन 11 सूत्रों में भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, डाक आरक्षण बिल पास किया जाना, नमक कर समाप्त किया जाए,
एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाए। इसके अलावा तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किए जाने तथा रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं तथा विदेशी कपड़ा का आयात नियंत्रित किया जाए। इसके अलावा रुपया विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस किए जाने की मांग भी की गई थी। इसके अलावा सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में 50% की कमी की जाए तथा नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगा दी जाए। इसके अलावा CIT विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण हो तथा उसे खत्म कर दिया जाए। इसके अलावा शस्त्र कानून में भी परिवर्तन की मांग की गई थी। तो कहा गया कि भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। ये प्रमुख 11 सूत्री मांगे महात्मा गांधी के द्वारा रखी गई थी। तो ऑप्शन के हिसाब से सही होगा 2 और 3, अर्थात भू राजस्व में 50% की कमी करना इनके 11 सूत्री मांगों में था और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना भी इनके 11 सूत्री मांगों में शामिल था। तो सही आंसर होगा 2 और 3। अगला सवाल है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? ऑप्शन है 22 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च और 23 सितंबर। इसका सही आंसर होगा 21 जून। 21 जून की जो स्थिति होती है उसे कर्क संक्रांति कहा जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इसी कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा होता है। दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन सबसे छोटा दिन होता है। वस्तुतः 21 मार्च के बाद सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध की ओर अग्रसर हो जाती हैं, बढ़ने लगती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रातें छोटी होने लगती हैं और वहां ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय से रातें लंबी होती हैं तथा शीत ऋतु का आगमन होता है। तो सही आंसर होगा 21 जून। अगला सवाल है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री और भारत के उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार प्राप्त होता है। भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। तो सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। अगला सवाल है, 30 नवंबर 2021 को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की 50 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। इस सूची में प्रथम स्थान किस भारतीय महिला को प्राप्त हुआ? ऑप्शन है अरुंधति भट्टाचार्य, रेखा एम मेनन, सुचित्रा इला और निर्मला सीतारमण। इसका सही आंसर होगा निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 213 और अनुच्छेद 212। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 213। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन राज्यों के राज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। जब विधानसभा या विधानमंडल सत्र में न हो और राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। इस प्रकार से जारी किया गया अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रहेगा। यदि विधानमंडल इसे पारित न कर दे तो राज्यपाल इसे कभी भी वापस ले सकता है। जिन विधेयकों पर राज्यपाल अनुमति देने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति के लिए आश्रित रहता है, उन विधेयकों से संबंधित विषय पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा 213, अर्थात 213 के द्वारा राज्यों के राज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त की गई है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन है द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन वर्ड और द वर्ड ऑफ टाइम। इसका सही आंसर होगा द गोल्डन वर्ड। द गोल्डन वर्ड किताब सरोजिनी नायडू की लिखी हुई नहीं है। इस पुस्तक को ग्रीम ब्रदर्स ने लिखा है। इसके अलावा द ब्रोकन विंग तथा द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द वर्ड ऑफ टाइम, ये तीनों किताबें सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। द ब्रोकन विंग एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है। द ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू की भी किताब है और द ब्रोकन विंग के नाम से खलील जिब्रान की भी एक पुस्तक आती है। तो द ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू की भी एक किताब है और खलील जिब्रान की भी एक प्रमुख पुस्तक
है। तो इसका सही आंसर होगा द गोल्डन बर्ड। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन है नकदी और खाद्य दोनों फसलों की साथ साथ खेती करना, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा पशुपालन और फसल उत्पादन एक साथ करना। मिश्रित खेती ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें पशुधन के साथ साथ खेती भी शामिल होती है। जब एक खेत को फसल उत्पादन के साथ साथ मुर्गी पालन जैसे अन्य कृषि आधारित जैसे डेयरी फार्मिंग या मधुमक्खी पालन साथ साथ किया जाता है, तो इस प्रकार की खेती की प्रणाली को मिश्रित खेती कहा जाता है। तो सही आंसर होगा पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ साथ करना। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। बहिनी दरबार समाचार पत्र मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जावा तहसील के डोभारा ब्लॉक से 2008 से प्रकाशित किया जा रहा है। यह हस्तलिखित मासिक समाचार पत्र है जो कि बघेली बोली में प्रकाशित की जाती है। यह महिलाओं के द्वारा तथा महिलाओं के लिए ही लिखा जाता है। तो सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला सवाल है कि किस गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया? ऑप्शन है गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव और गुरु हर्राय। इसका सही आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। यह सिखों के 5वें गुरु रहे थे। इन्होंने अमृतसर नगर, जिसका पहले रामदासपुर नाम हुआ करता था, इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया। इसके अलावा अमृतसर एवं संतोष नगर नामक तालाब का निर्माण करवाया था। इन्होंने अमृतसर तालाब के मध्य हरमिंदर साहिब मंदिर का निर्माण भी करवाया, जिसकी नींव एक सूफी संत मियां मीर के द्वारा रखी गई थी। जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद के लिए गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। तो सही आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। अगला सवाल है तुलु के राजवंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है नरसानायक, कृष्णदेव राय, अच्युत राय और वीर नरसिंह। इसका सही आंसर होगा वीर नरसिंह। तुलु वंश जो कि 1505 से 1570 तक इसका शासन रहा है, इसकी स्थापना नरसा नायक के पुत्र हुआ करते थे वीर नरसिंह, और इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इतिहास में इन्हें द्वितीय बलापहार कहा जाता है। तो सही आंसर होगा वीर नरसिंह। अगला सवाल है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? ऑप्शन है फिरदौस शाह, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी। इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 में आक्रमण किया था और दाहिर को परास्त करके सिंध और मुल्तान पर अपना अधिकार स्थापित किया था। तो सही आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? ऑप्शन है धनुर्वेद, शस्त्रशास्त्र, आयुर्वेद और योग वेद। इसका सही आंसर होगा योग वेद। योग वेद एक उपवेद नहीं है। अगला सवाल है कि 9 दिसंबर 2021 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार किस राज्य या संघ शासित प्रदेश ने स्थित मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्र भूमि को भारत का 47वां रामसर साइट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2463वीं रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। 9 दिसंबर 2021 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक सूचना जारी की गई, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के बिजनौर में स्थित मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्र भूमि को भारत का 47वां रामसर साइट तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2463वीं रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया। यहाँ पर पक्षियों, जलीय जीवों तथा अन्य वन्य जीवों की कई प्रजातियां हैं। हैदरपुर वेटलैंड के रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिलने से अब यह उत्तर प्रदेश के इन स्थलों की संख्या कुल 9 हो गई है। तो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है निम्नलिखित देशों में से किस देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है?
ऑप्शन है ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील, सूडान और मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। इसका सही आंसर होगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। स्थल एवं जल पर भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसके अंतर्गत साओटोम, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाटी, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील आते हैं। तो इस आधार पर कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर के ये गुजरती है, तो सही आंसर होगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। अगला सवाल है कि हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गंगटोक, थिम्पू, बोधगया और लद्दाख। इसका सही आंसर होगा लद्दाख। हेमिस गोम्पा अर्थात हेमिस मठ लद्दाख में लेह से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। यह एक कस्बा है जिसे हेमिस कहा जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा तथा आकर्षक मठ है जिसे हेमिस मठ या हेमिस गुम्पा कहा जाता है। सिंधु नदी के पश्चिम में यह लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हेमिस मठ तिब्बती स्थापत्य कला में बना हुआ है जो बौद्ध जीवन तथा संस्कृति को प्रदर्शित करता है। तो सही आंसर होगा लद्दाख। अगला सवाल है 14 दिसंबर 2021 को स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किसे स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, सुनील यादव और विराट कोहली। इसका सही आंसर होगा नीरज चोपड़ा। अगला सवाल है कि भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? ऑप्शन है डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली। भारतीय कृषि पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन है। भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मक्का, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल और शरीफा इत्यादि पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में लाया गया। इसके अलावा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस और जहाज निर्माण उद्योग जो है ये भी पुर्तगालियों की ही देन है। तो सही आंसर होगा पुर्तगाली। अगला सवाल है कि किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? ऑप्शन है बीबी गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका सही आंसर होगा बीबी गिरी। बीबी गिरी डलिंग यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने के लिए जब आयरलैंड गए थे तब वे बलेरा जैसे प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्रोही के संपर्क में आए और वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए और इसी कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। स्वतंत्र भारत में बीबी गिरी चौथे राष्ट्रपति बने। तो सही आंसर होगा बीबी गिरी। अगला सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 अप्रैल, 6 मई, 5 दिसंबर और 5 जून। इसका सही आंसर होगा 5 जून। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम में विश्व भर के देशों का पहला पर्यावरणीय सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें विश्व के लगभग 114 देशों ने भाग लिया था और पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत मान्य किया गया। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जन्म हुआ तथा प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाते हुए आम आदमी को प्रेरित करना है। पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू किया था। तो इसका सही आंसर होगा 5 जून। अगला सवाल है दिसंबर 2021 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में से किसको यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है नौरोज, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, कोलकाता की दुर्गा पूजा और छऊ नृत्य। इसका सही आंसर होगा कोलकाता की दुर्गा पूजा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? ऑप्शन है 12, 13, 15, 17। इसका सही आंसर होगा 15। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। ऑप्शन है कन्नौज, लखनऊ, नोएडा, इटावा। इसका सही आंसर होगा इटावा। अगला सवाल है प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। ऑप्शन है अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रिजभूमि से और रुहेलखंड से। इसका सही आंसर होगा ब्रिजभूमि से। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रिजभूमि से संबंधित है। इस नृत्य में स्त्री या पुरुष
स्त्री वेश धारण करके और सिर पर मिट्टी के 7 घड़े रख करके और उसके ऊपर दिया जलाते हुए नृत्य करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ब्रिज भूमि। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? ऑप्शन है कृषि, उद्योग, सहकारिता, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा कृषि। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। भारतीय कृषि का भारत के जीडीपी में 16% तथा कुल निर्यात का 10% की भागीदारी होती है। कृषि को अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है भारत में। तो सही आंसर होगा कृषि। अगला सवाल है कि 15 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य किस देश के एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल भारत की आधिकारिक यात्रा पर आया? ऑप्शन है फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम और सिंगापुर। इसका सही आंसर होगा वियतनाम। अगला सवाल है, आयात निर्यात एक्जिम बैंक की स्थापना हुआ था कब? ऑप्शन है 1981, 1982, 1985 और 1989। इसका सही आंसर होगा 1982। भारत में आयात और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया एक्ट 1981 के तहत भारत सरकार के द्वारा आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में किया गया था। तो सही आंसर होगा 1982। अगला सवाल है, प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन है ML बालसम्मा, PT उषा, कमलजीत सिंधु और K मलेश्वरी। इसका सही आंसर होगा कमलजीत सिंधु। अगला सवाल है, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ऑप्शन है ढाका बांग्लादेश, बेंगलोर भारत, काठमांडू नेपाल और इस्लामाबाद पाकिस्तान। इसका सही आंसर होगा ढाका बांग्लादेश। सार्क की पहली बैठक बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। सार्क का सुझाव सर्वप्रथम बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने 1977 में दिया था। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसकी स्थापना के समय इसमें कुल 7 देश रहे थे, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका थे। इसका 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में अफगानिस्तान भी इसका सदस्य बनता है और इस तरीके से अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य देश बनता है। तो सही आंसर होगा ढाका बांग्लादेश। अगला सवाल है, 14 दिसंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था नासा की एक विज्ञप्ति के अनुसार नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान है? ऑप्शन है स्पेसशिप 2, न्यू शेपर्ड कैप्सूल, क्रिप ड्रैगन और पार्कर सोलर प्रोब। इसका सही आंसर होगा पार्कर सोलर प्रोब। अगला सवाल है, 16 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भौगोलिक सूचना तंत्र पर आधारित स्वचालित जलापूर्ति प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस प्रणाली का उद्देश्य कहाँ के रहने वाले निवासियों को त्वरित गति से शुद्ध पानी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। ऑप्शन है मलिन बस्तियों को, ग्रामीण इलाकों को, छावनी क्षेत्रों को और उपयुक्त सभी सही हैं। इसका सही आंसर होगा छावनी क्षेत्रों को। अगला सवाल है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बाबर। इसका सही आंसर होगा बलबन। लौह और रक्त नीति अर्थात कठोर नीति गुलाम वंश का एक शासक रहा बलबन, इसने अपनाई थी। बलबन ने अपने विद्रोहियों को कमजोर करने तथा मंगोल आक्रमण से रक्षा करने के लिए यह नीति अपनाई थी। बलबन ने राजस्व सिद्धांत को ऊंचा करने के लिए सिजदा और पैबोस प्रथा का भी आरंभ किया था। तो सही आंसर होगा बलबन। अगला सवाल है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन है हैदराबाद, मदुरई, मैसूर और विजयनगर। इसका सही आंसर होगा मैसूर। अगला सवाल है कि संविधान का 52वां संविधान संशोधन संबंधित है। ऑप्शन है दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से और अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। इसका सही आंसर होगा दल बदल से। 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। इस कानून को 10वीं अनुसूची में रखा गया है। तो सही आंसर होगा दल बदल। ये जो 38 क्वेश्चन हमने सामान्य ज्ञान के कराए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। इन सवालों के सही जवाब मैंने यहाँ पर दे दिए हैं और इसका PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पुनः
अभ्यास कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।